हेलो डियर फार्मर स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल, ठीक है, किस से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और जो पायरुवेट था वो फिर से किन दो पोर्शन में, एनारोबिक कंडीशन और इंटरमीडिएट साइकिल में क्या क्या प्रोडक्ट बना रहा है, उससे रिलेवेंट वीडियो इस चैनल पे डल चुकी है। तो ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं, इससे पहले का जो ग्लाइकोलाइसिस का जो चैन है उसको बहुत ही अच्छे से जरूर से ही देख लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है। ग्लूकोज से क्या बना था? ग्लूकोज 6 फास्फेट, 6 फास्फेट से फ्रैक्टोज 6 फास्फेट बना था, और फ्रैक्टोज 6 फास्फेट से फ्रैक्टोज 1,6 20 फास्फेट बना था। फिर से ये दो भाग में बढ़ गया था, 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया था। पहला रहता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, दूसरा होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट। ठीक है, फिर से जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है वो 1,3-20 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-20 फास्फोग्लिसरेट, और 3 से ये सिर्फ और सिर्फ देखो 1 और 3 था, यहाँ पे फिर 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो 2 फास्फोग्लिसरेट में हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फास्फो इनॉल पायरुवेट हो जाएगा। फिर फास्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट पायरुवेट देता है। ठीक है, यही जो पायरुवेट है, ठीक है, ये जो पायरुवेट है, ये जो पूरा प्रोसेस क्या है, एरोबिक कंडीशन में चल रहा है। एरोबिक कंडीशन मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है। ठीक है, अब ये एनारोबिक कंडीशन अगर इसको दे दिया जाए तो पायरुवेट जो है वो फिर से लैक्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्या बोलेंगे? एनारोबिक कंडीशन में ये प्रोसेस चल रहा है। क्या हम स्टडी करने वाले हैं? कितना एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम अच्छे से ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या है, ग्लूकोज से और ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने के टाइम पे इसको एटीपी की जरूरत पड़ी है। ठीक है, एटीपी की जरूरत पड़ी है। एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। कभी भी एटीपी से अगर एडीपी बन रहा है मतलब क्या हो रहा है? ये एडिनोसिन ट्राइफास्फेट होता है एटीपी, और एडिनोसिन डाईफास्फेट होता है। तो ट्राई बड़ा रहेगा या फिर डाई बड़ा रहेगा? ट्राई बड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसमें 3 फास्फेट था जो 2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब लॉस हो गया है। ठीक है, मतलब लॉस हो गया है। तो क्या है, इसमें एटीपी की जरूरत पड़ी है। किस कंडीशन में? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने के टाइम पे। तो यहाँ पे हमने एक पहला स्टेप हो गया हमारा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने में हमारा एटीपी कितना लगा है? 1 एटीपी की जरूरत पड़ी है। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन क्या है? फ्रैक्टोज 6 फास्फेट से फ्रैक्टोज 1,6-20 फास्फेट को बनने के लिए फिर से 1 एटीपी की जरूरत पड़ी है। ठीक है, इस कंडीशन में भी एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में भी एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। इसको कुछ इस तरीके से समझने से अगर स्टार्ट करते हैं तो क्या करना पड़ता है? पहले अपना पैसा उसमें लगाना पड़ता है, उसके बाद फिर क्या होता है, उसको मुनाफा होने लगता है और उससे ज्यादा पैसा बनता है। सेम आपका ग्लाइकोलाइसिस में भी हुआ है। इसमें पहले आपको एटीपी देना पड़ा है, उसके बाद और एटीपी प्रोड्यूस हुआ है। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फास्फेट में 1 एटीपी की जरूरत पड़ी है। फ्रैक्टोज 6 फास्फेट को फ्रैक्टोज 1,6-20 फास्फेट में कन्वर्ट होने के लिए फिर से 1 एटीपी की जरूरत पड़ी है। तो टोटल कितना हो गया? फ्रैक्टोज 6 फास्फेट से फ्रैक्टोज 1,6-20 फास्फेट में कन्वर्ट होने के लिए इन दोनों ही कंडीशन में एटीपी क्या हुआ है? एटीपी की जरूरत पड़ी है। ठीक है, जरूरत पड़ी है मतलब इसमें एटीपी जो है यूज हुआ है। ठीक है, इसमें एटीपी यूज हुआ है, इसीलिए क्या लिखा है?
मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यूटिलाइज, इसमें कौन कौन सा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रैक्टोज 6 फास्फेट से फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। ठीक है, सेकंड क्या रहेगा, अब इसमें से यूटिलाइज करने वाला 2 स्टेप हो गया। अब जो प्रोड्यूस करेगा एटीपी, ठीक है, हम इसमें देखेंगे किस मॉलिक्यूल से एटीपी का सिंथेसाइज होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फ्रैक्टोज 1,6 फास्फेट से 2 भाग में ये बढ़ चुका है, 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो चुका है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, अब फिर कौन सा है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट। ठीक है, अब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट से 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, तो कितना लग रहा है इसमें, NADH जो है, NAD प्लस जो है वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक NADH2 से 3 ATP बनता है। ठीक है, एक NADH2 से 3 ATP निकलता है। ठीक है, फिर क्या है, 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट में भी फिर से क्या है, ADP जो है ATP में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर से एक ATP बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से फास्फोइनॉल पायरुवेट जो है जब पायरुवेट में बदलेगा, फिर से ATP से ATP में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक ATP फिर से मिल रहा है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी सिंथेसाइज में क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट से 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट में क्या हो रहा है, 3 ATP मिल रहा है। अब बोलोगे मैम यहाँ पे आप तो 6 लिखे हो, है ना, तो बच्चा थोड़ा सा वेट करो, इसको भी समझाती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, 3 ATP बना है, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरेट से 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होने के लिए 1 ATP लगा है। ठीक है, ये NADH2 था, इसीलिए इसमें 3 ATP रहता है। इस कंडीशन में 1 ATP होगा। जो लास्ट स्टेप जो रहता है फास्फोइनॉल पायरुवेट से इनॉल पायरुवेट में जब कन्वर्ट होगा ये, ठीक है, क्या होगा, 1 ATP प्रोड्यूस होगा। इसमें भी अब बोलोगे यहाँ पे भी 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 लिखा है, लेकिन बच्चा बस थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, अब टोटल कितना हुआ इस साइकिल पे अगर हम देखेंगे तो NADH2 एक हो गया है, 2 ATP हो गया, तो एक NADH से 3 ATP बन रहा है, तो यहाँ पे हो गया है 3 ATP, यहाँ पे आपका हो गया है 1 ATP, यहाँ पे आपका हो गया है 1 ATP, तो टोटल कितना हुआ, 5 ATP हो गया है। ठीक है, 5 ATP हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक तगड़ा ट्विस्ट है। क्या है वो ट्विस्ट, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। अब जो यहाँ वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है, इसमें क्या है, फास्फोट्राइओज आइसोमेरेज के प्रेजेंस पे ये क्या होगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो फ्रैक्टोज 1,6-bis फास्फेट जो है ऑलरेडी एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट दिया है, और क्या दिया है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी दिया है। फिर से ये क्या करेगा, ग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से जो ये साइकिल है इतना पूरा फिर से यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इधर भी क्या हुआ, 5 ATP हुआ, और इधर भी आपका 5 ATP प्रोड्यूस होगा। क्यों होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट फिर से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होगा। बाकी जो प्रोसेस है, जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट में फिर से जो कन्वर्ट होते जा रहा है, ब्रेक होते जा रहा है, वो प्रोसेस इधर भी चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक में इसको 5 ATP मिला, तो यहाँ से यहाँ तक भी इसको भी 5 ATP मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट में क्या हो जाएगा, इधर भी है इधर भी है, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 3 डाईफास्फोग्लिसरेट में से क्या होगा, 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होने के लिए एक ATP लग रहा है, तो एक ATP इधर से और एक ATP इधर से हो गया। इसीलिए क्या हो गया, 1 + 1, तो कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरीके से फास्फोइनॉल पायरुवेट जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, तो भी
1 + 1, ठीक है। इधर भी मिलेगा तो क्या हो गया 2 हो गया। तो पूरा अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट से 1,3-bis-फास्फोग्लिसरेट से 6 ATP मिलेगा। 1,3-डाइफास्फोग्लिसरेट से 3-फास्फोग्लिसरेट में 2 ATP मिलेगा। फास्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट में कन्वर्ट होने के लिए 2 ATP मिलेगा इससे। तो टोटल ATP कितना हुआ, टोटल ATP कितना हुआ, यूटिलाइज में तो 2 हो गया 6 और ये 2 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। ये टोटल आपका 10 हो गया। अब क्या, कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसमें कितना पैसा लगाए हैं और कितना आया है, ठीक है। अगर आप 50 रुपया बिजनेस में लगाए हो, ठीक है, आपको मुनाफा कितना हुआ 150 का हुआ, तो आप क्या करोगे 150 का 150 मुनाफा में काउंट नहीं होता है। आपको वो जो 50 रुपया लगाए हो उसको माइनस करके देखना पड़ेगा। तो 150 में अगर आप 50 माइनस किए तो कितना बचा 100 बचा, और 100 ही आपका शुद्ध लाभ होता है, ठीक है, जो आपको प्योर आपके कमाई से वो मिला रहेगा। तो इसी तरीके से इसमें क्या होगा, 2 जो यूज हुआ है इस 10 से माइनस हो जाएगा, ठीक है, 10 - 2 तो फिर 8, ठीक है। तो नेट ATP कितना होगा 8 होगा, ठीक है, नेट ATP 8 होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका, क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि कितना एक मॉलिक्यूल में मतलब जैसे कि हम ग्लाइकोलाइसिस में एक मॉलिक्यूल लिए ग्लूकोज का, ठीक है, उसमें कितना यूटिलाइज होगा ATP, तो कितना होना चाहिए 2 होगा, ठीक है, 2 हो रहा है यूटिलाइज, ठीक है। अब उसी ग्लाइकोलाइसिस में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का अगर सिंथेसाइज पूछा जाए तो क्या होगा 10 होगा, ठीक है, 10 होगा। लेकिन आपको नेट ATP जो आपका एक शुद्ध जो बचत होगा बोलते हैं ना, वो तो नेट ATP सिंथेसाइज अगर पूछा जाए तो आएगा आपका 8 आंसर, ठीक है। तो 2 भी इम्पोर्टेंट है, 10 भी इम्पोर्टेंट है और 8 भी इम्पोर्टेंट है। ये आपका यूटिलाइजेशन है। और ये जो है जो एक मॉलिक्यूल से जो आपका बना हुआ है सिंथेसाइज हुआ है वो हो गया, ठीक है। फिर नेट ATP कितना होना चाहिए उससे हो जाएगा। तो ये दोनों ही 2, 10, 8, ठीक है, 2, 10, 8 बहुत ही अच्छे से याद रखना है, बहुत ही अच्छे से क्या रखना है याद रखना है। तो पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या हो गया था यहाँ पे हो गया है आपका 1 ATP क्या है नेगेटिव में है ना। यहाँ पे क्या हो गया फ्रैक्टोज 6 फास्फेट से फ्रैक्टोज 1,6-bis फास्फेट में भी 1 ATP का आप माइनस में चल रहे हैं, है ना, माइनस में चल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट में क्या हो जाएगा 3 ATP के मुनाफे पे रहेंगे, ठीक है। 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट में 3 फास्फोग्लिसरेट में क्या हो जाएगा आप 1 ATP के मुनाफे में रहेंगे। इसी तरीके से आप फास्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट में 1 ATP के मुनाफे पे रहेंगे। तो सेम इसी तरीके से 3 ATP में ये भी रहेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर 1 ATP के मुनाफे पे रहेगा, फिर 1 ATP के मुनाफे पे रहेगा। तो टोटल इधर कितना हुआ 5 ATP, इधर भी कितना हुआ 5 ATP, टोटल कितना हुआ 10 ATP। कितना यूज किया है वो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2 ATP यूज कर दिया, तो 2 ATP यूज हो गया, माइनस कर दिए तो कितना आ गया 8 ATP। यही हमारा नेट ATP का जो सिंथेसाइज होगा जो हमको मिलेगा, ठीक है। तो पूरे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम क्या स्टडी कर लिए हैं ग्लाइकोलाइसिस का चैन कैसे चल रहा है, ठीक है, उससे कितना ATP हमको मिल रहा है। नेक्स्ट क्लास क्या रहेगा इंटरमीडिएट साइकिल से कितना ATP बन रहा है और वो इंटरमीडिएट साइकिल का जो प्रोडक्ट है एसिटिल कोएंजाइम वो किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, वो किसमें करता है क्रेब्स साइकिल में करता है। तो नेक्स्ट क्लास रहेगा आपका क्रेब्स साइकिल से।